हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंस लर्निंग पाथवेज। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे एसएनएस का यूनिट 2, अंडरस्टैंडिंग हाउ क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड एंड इट्स इफेक्ट। क्लाइमेट चेंज के कॉजेज और उसके इफेक्ट्स आज हम करने वाले हैं। उसी फ्लो में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एरोजोल्स। एरोजोल्स क्या होते हैं? एक बस जान लीजिए कि स्मॉल पार्टिकल्स जो कि एयर में रिलीज होते हैं किनके द्वारा, नेचुरल या फिर ह्यूमन सोर्सेज के द्वारा, और उनकी वजह से क्या होता है, सन की एनर्जी या तो रिफ्लेक्ट कर जाती है या फिर एब्जॉर्ब कर जाती है। सोच लीजिए हमारी ये एयर है, हमारे यहाँ पर बताया गया ह्यूमन सोर्सेज या फिर नेचुरल सोर्सेज की वजह से क्या हुआ कि वाटर ड्रॉपलेट्स समझ सकते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स बने वाटर ड्रॉपलेट्स टाइप में, ठीक है, वो रिलीज होते हैं ह्यूमन या फिर नेचर के सोर्स की वजह से, उनका सोर्स होता है, ठीक है। अब यहीं पे क्या हो रहा है कि जो इनकी वजह से क्या, जो सनलाइट आ रही है, जो सूरज की रोशनियाँ आ रही है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में है, एयर में है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर, इनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो सनलाइट होती है या तो वो रिफ्लेक्ट वापस चली जाती है या फिर क्या होता है वो उन्हें सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स। बस ये है एरोसोल्स के बारे में। फिर है हमारा कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, जो कि हैं नेचुरल फैक्टर्स। उनके बारे में जान लेते हैं क्या क्या नेचुरल फैक्टर्स है जो कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, थियरी है कि जो कंटिनेंट है वो पहले जॉइंट थे एक दूसरे। आज हम देखते हैं कि हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये अलग अलग है, बट कोई टाइम था जब ये जो है पेनिनसुला कहलाते थे, ठीक है। तो क्या मतलब, ये जुड़े हुए थे, एक जुड़े हुए प्लेट्स थी। अभी ये मतलब क्या है, कम से कम अपार्ट ओवर 200 मिलियंस ईयर, और अब क्या है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ड्रिफ्ट हो चुकी हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अब देखो पोजीशन चेंज हो गई, डिवाइड हो गई कोई चीज़, तो उसकी लैंड मास पोजीशन में चेंज होगा। ओशन करंट, अब उसकी वजह से क्या होगा, ओशंस बनेंगे, विंड पैटर्न्स चेंज होंगे, ओशन करंट्स चेंज होगी, जिसकी वजह से क्लाइमेट अफेक्ट होता है। तो एग्जांपल अगर हम देखें, हमारा जो मैप है, इंडियन मैप है, हमें पता है इस तरीके से कुछ यहाँ पर उत्तरांचल वाला एरिया आ जाता है, नॉर्थन रीजन में हिमालय है, हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पर हमारा चाइना आता है। तो क्या हो रहा है कि हमारी जो अभी भी ये ड्रिफ्टिंग कंटिन्यू है, हमारी जो हिमालय पर्वत हैं वो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, चाइना की तरफ जाते जा रहे हैं, ठीक है। इनकी जो नीचे की जो बॉडी है वो लैंड पर, चाइना की लैंड पर उठती जा रही है, ठीक है। तो मतलब इनकी हाइट जो है बढ़ती जा रही है। अब ये क्या हो रहा है कि 1 mm पर ईयर जो क्लाइमेट है, सॉरी हिमालयन रेंज है, वो क्या हो रही है, उनकी हाइट बढ़ती जा रही है, इट्स मीन वो चाइना की साइड जा रही हैं। अब ये है हमारे इस तरीके से फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लाइमेट कैसे अफेक्ट हुआ, विंड पैटर्न चेंज हो गई, ओशन करंट चेंज हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर है मिलैंकोविच साइकिल। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो चेंज होता है। अब अर्थ का ऑर्बिट चेंज होगा तो सनलाइट कहाँ पड़ेगी, कहाँ नहीं पड़ेगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, जिसकी वजह से ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल पीरियड भी इन्फ्लुएंस होता है। अब यहाँ पर कुछ मेन वेरिएशंस, हमें साइकिल के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर इसकी वजह से 3 मेन वेरिएशंस होती हैं, क्या क्या, इसेंट्रिसिटी, टिल्ट और प्रोजेक्शन। इसेंट्रिसिटी क्या होता है कि जो अर्थ का ऑर्बिट की शेप होती है, हमें पता है अर्थ जो एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती है सन के आसपास, तो एक ऑर्बिट होता है अर्थ का, तो वो उसकी शेप चेंज होती है इसकी वजह से, इस साइकिल की वजह से। अब हमें पता है कि हमारी जो अर्थ होती है वो एक टिल्ट है, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी है, और उसी जगह पे वो घूमती रहती है, टेढ़ी है थोड़ी सी, एक्सिस है, उसमें भी चेंजेस आते हैं, ये जो एरिया है वो भी चेंज होते हैं, ठीक है। टिल्ट हो जाती है थोड़ी, शेप चेंज, मतलब कितनी झुकाव, उसका टिल्ट मतलब झुकाव होता है। प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन क्या होता है कि डगमगाना, अर्थ का जो एक्सिस होता है वो थोड़ा हिलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज, हमें पता है सन का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल हो जाएगा, अलग हो जाएगा, चेंज होगा, तो जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी चेंज होता है। इस तरीके से मिलानकोविच साइकिल है जो कि एक फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज को। अभी जो साइकिल है वो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज को का कॉज है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं करा गया है। मतलब क्या किया गया है कि जो कितनी ग्लोबल वार्मिंग हुई है इस साइकिल की वजह से, ये हम पता नहीं लगा पाए हैं कब से, सिंस 1800। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, अब उनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसलिए हम जो है इस साइकिल की वजह से जो हो रही है उसको हम नहीं पता लगा पाए हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है? टेक्टोनिक्स प्लेट्स का मूवमेंट, अभी हमने देखा ना, जब हमारा जो एशिया वाला एरिया, यूरोप वाला एरिया, जब ये जो हमारी प्लेट्स हैं टेक्टोनिक्स में मूवमेंट होने लग जाती है, जिसकी वजह से ओशन करंट में अफेक्ट होता है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट होता है, और क्लाइमेट शिफ्ट इसकी वजह से हो जाती है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स भी हमारा एक क्या है, नेचुरल फैक्टर है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करता है।
फिर हमारा वोल्केनिक एक्टिविटी, अब वोल्केनो में पता है, अब हमारी जो वोल्केनो है उसमें हमें जब भी इसका इरप्शन होता है तो कुछ गैसेज और डस्ट निकलते हैं। हमें पता है हमारा सूरज होता है, सन होता है, उसकी सनलाइट रेज आती हैं। अब इसने क्या करा, इरप्शन जो हुआ उसकी वजह से डस्ट और गैसेस निकली, इन गैसेस ने एटमॉस्फेयर में ही सनलाइट को रोक लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एरिया क्लाइमेट था वो ठंडा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये क्लाइमेट चेंज होता है वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। ओशन पता है, ओशन जो देखो क्या होता है कि ओशन का टेम्परेचर वेरी करता रहता है, उसमें वेरिएशंस होती है, जिसकी वजह से जो रीजनल क्लाइमेट होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, ये हमें बताया गया है। अब हम कब से करें ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस क्या है वो हमें समझना है। उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं हमारा जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट वाला था। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है कि देखो, आप बहुत ही डीपली इसमें पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पहले जो हमारी कुछ इस तरीके का हमारा वर्ल्ड मैप दिखता था, ये सब चीज़ें अटैच थी और इस पूरे को हम पेरेंजिया बोलते थे। फिर जो पेरेंजिया थे वो 150 मिलियन ईयर एगो दो इस तरीके से ड्रिफ्ट हो गई, हम देख रहे हैं ना ड्रिफ्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर ये ड्रिफ्ट हो गई, ये किस में चेंज हो गई, लॉरेसिया बन गया ये और ये गोंडवाना बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 100 मिलियन ईयर्स एगो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड हो गया। हम देख सकते हैं ये वाली चीज़ को अगर अटैच किया जाए तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये पहले जुड़ी हुई थी। इसको अगर हम साउथ अमेरिका को अफ्रीका के इस एरिया को अटैच करें तो ये बिल्कुल अटैच हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो है ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं। अब ये आज के टाइम पर देखें तो हम ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी देखो ये वाला एरिया देखो और ये वाला एरिया देखो, अटैच करवाओगे तो बिल्कुल जुड़ जाएगा। इट्स मीन इससे हम पता लगा सकते हैं कि पहले किसी टाइम पर ये जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रिफ्टिंग वाला फिनोमिना होता है और करंटली अभी भी हो रहा है। ठीक है, अगर हम अब जो है 100 ईयर्स एगो देखेंगे तो इसमें फिर से चेंज हम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस हमें समझना है। क्या होता है कि हमारा ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में सनलाइट पास करती है। अब क्या होता है कि कुछ इधर यहाँ पर कुछ रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, ये जो रेडिएशंस होती हैं वो अर्थ में जो सनलाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर देती हैं या फिर एमिट करती हैं। जिसकी अब यहाँ पर कुछ गैसेस भी है, हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में GHG गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ये क्या करती हैं, हीट को यहीं पे ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ हमेशा वार्म रहती है। एटमॉस्फेयर में हवा में जब गर्मी बनी रहेगी तो क्या होगा, मौसम गर्म रहेगा, तो इसलिए जो है अर्थ हमेशा वार्म रहती है इनकी वजह से, इन GHG इमिशन की वजह से। अभी क्या हो रहा है कि CO2, अब देखो यहाँ पर हमारा GHG गैस है, हमारी जो एक CO2 हमारी एक GHG गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है, सनलाइट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर देती है। अब जैसे कि जितनी ज़्यादा GHG इमिशन होगा, जितना ज़्यादा गैसेस बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करा जाएगा, और जितना ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करा जाएगा उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा। ठीक है, ये हमें बताया गया। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें यही वाली चीज़ हमें इस तरीके से बता रखी है डायग्राम में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, अर्थ जो थी वार्म है, सनलाइट पास कर रही है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अर्थ वार्म हो रही है सनलाइट की वजह से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अर्थ जो है एक इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं उसमें अर्थ में, जिसकी और GHG गैसेज होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सनलाइट गैस होती है वो या तो एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर हमारी एमिट कर जाती है। तो हमारे क्या होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस और GHG इमिशंस क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारी सनलाइट को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे लाइफ सपोर्टेड हो जाती है अर्थ पर और अर्थ वार्म रहती है। अब ये भी बताया गया है कि CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ हीट बढ़ती जा रही है, यही बताया गया है। उसके बाद है यहाँ हमारा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। ये सिंपली हमारा ह्यूमन मेड, मानव जनित फैक्टर्स, इंसानों के द्वारा कैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हमें बताया गया है। देखो, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमें पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस भी अफेक्ट कर रही है, हमें पता है ना, अभी हमने देखा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ती जा रही हैं, ये सनलाइट को ट्रैप कर रही हैं और हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। ये हमें पता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी जो ग्रीन हाउस गैस, हम इंडस्ट्रीज़ में जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हम क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया गया, जैसे वाटर वेपर, ये थोड़ा कम इम्पैक्टेड है बट ग्रीन हाउस गैस है। CO2 मेजर कॉन्ट्रीब्यूटेड है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तब से 40% कंट्रीब्यूट करा है, इंक्रीज़ हुई है ये। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बर्न होती है डिफॉरेस्टेशन के टाइम पर, इसकी वजह से भी CO2 बढ़ता जा रहा है। मीथेन एक हमारी GHG है,
कैसे क्या हो रहा है कि जो डिकम्पोजिशन, हमें पता है डिकम्पोजिशन जो मरे हुए प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उससे हमारी मीथेन गैस बनती है। अब क्या हो रहा है कि CO2 से भी ज़्यादा खतरनाक है ये। क्यों? क्योंकि CO2 जितना ज़्यादा हीट ट्रैप करती है उससे 80% ज़्यादा मीथेन ट्रैप कर लेती है। अभी जो नाइट्रस ऑक्साइड है फर्टिलाइजर्स और फॉसिल फ्यूल से निकल कर आती है, ठीक है। अब फिर हमें दिया गया है CFC, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मैनमेड केमिकल्स जो कि जिससे हमारे जो AC रेफ्रिजरेटर चलते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं इंसानों के द्वारा, जिससे ये गैस बनती है। अब यहाँ पर है लैंड यूज़ चेंज। ये देखो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। उसके बाद है हमारा यहाँ पर लैंड यूज़ चेंज। अब जो लैंड का जो यूज़ हो रहा है वो चेंज होता जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि लैंड यूज़ जो है वो हाफ लैंड यूज़ जो है वो चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया है फार्म्स में। फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया है फार्म में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरा से और ह्यूमन एक्टिविटीज़ अर्थ की सरफेस को चेंज कर रही हैं। एल्बिडो क्या होता है कि कितना अमाउंट का रिफ्लेक्शन हुआ है सनलाइट का, उसको हम एल्बिडो बोलते हैं। इससे भी देखो हमें पता चल रहा है कि हीट कितनी ऑब्जर्व हुई है, कितना रिफ्लेक्शन हुआ है। इवेपो ट्रांसपिरेशन रेट मतलब कितना अर्थ के सरफेस से कितना वाटर जो है एटमॉस्फेयर में गया है, उसको हम इवेपो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब ये क्या है, ये मतलब जो सरफेस से अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में वाटर कम जा रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। यही हमारे कुछ फैक्टर्स है लैंड का जो चेंज हो रहा है, लैंड यूज़ चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब एल्बिडो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अभी हमने देखा क्या होता है एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्टिविटी, सनलाइट की एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, स्नो कवर एरिया जो है वहाँ पर सरफेस कूल होता जा रहा है और ये जी ट्रैप कर रही है किसको, हमारी सनलाइट को, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ये हमें बताया हुआ है। फिर आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। इंसान डिफॉरेस्टेशन करता है, अब उससे क्या हो रहा है कि सॉइल मॉइस्चर का लॉस हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, कार्बन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहीं पर हमारे जो एटमॉस्फेरिक एरोजोल्स हैं, ठीक है, एरोजोल्स हमने पढ़ा था ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, वो हमारे क्या कर रहे हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, उन पर इफेक्ट हो रहा है एरोजोल्स की वजह से। सोलर रेडिएशंस का बैलेंस बन रहा है, क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक एरोजोल्स भी ये चेंजेस को ला रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो रहा है। एरोजोल्स भी के भी टाइप्स होते हैं, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल क्या हो गए, मतलब वो एरोजोल्स जो कि नेचुरल फैक्टर्स की वजह से बनते हैं, उनको हम नेचुरल एरोजोल्स बोलते हैं। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन से जो बनेंगे, जो प्लैंकटन इमिशन से बनेंगे। प्लैंकटन इमिशन क्या, जो ड्राफ्टेड प्लांट है, जो जैसे कि पूरा एरिया था ये डिवाइड हो गया और ये जो ड्रिफ्ट हो गया प्लांट और एनिमल्स, उनकी वजह से जो एरोजोल्स बनते हैं, सोलर एक्टिविटी जो चेंज होती है उससे जो एरोजोल्स बनते हैं उनको हम नेचुरल एरोजोल्स बोलते हैं। और वहीं पर जो एंथ्रोपोजेनिक कौन से होते हैं, व्हीकल एग्जॉशन से जो एरोजोल्स बनते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से की जो बर्निंग होती है जिस उससे जो एरोजोल्स बनते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ से जो एरोजोल्स बनते हैं, उनको हम एंथ्रोपोजेनिक एरोजोल्स बोलते हैं। बताया गया है कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है और जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले नॉर्थन रीजन में 3x हाइयर एरोजोल्स, मतलब जो 3x ज़्यादा एरोजोल्स लेवल बढ़ता जा रहा है, जिससे रेडिएशन लेवल वहाँ पर नॉर्थन रीजन में ज़्यादा है। ऑयल स्पिल्स बताया गया है, इसे हम डीपली आगे वाले जो यूनिट्स हैं उनमें पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर बताया गया है क्या होता है कि जैसे हमें पता है जो हमारे सी एरिया होता है वहाँ पर शिप्स घूमती है, मतलब चलता रहता है उनका, तो शिप्स में कभी कभी लीक कर जाता है ऑयल, जिसकी वजह से एक थिन लेयर बन जाती है सी वाटर में। अब क्या हो रहा है, ये जो लेयर है वो क्या कर रही है, सनलाइट को पानी के अंदर नहीं जाने दे रही है। पानी के अंदर भी कुछ जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं। अब क्या हो रहा है, अब इनको सनलाइट नहीं मिल रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, खाना नहीं मिल रहा है, तो ये जिंदा नहीं है, जिसकी वजह से जो CO2 का एब्जॉर्प्शन है वो कम होता जा रहा है। प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स कम होंगे तो CO2 गैस कम होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ऑयल स्पिल्स भी एक कारण है। अब यहाँ पर कुछ क्लाइमेट चेंज के कॉजेज हमें दिया है। देखो ये नेचुरल फैक्टर्स है, एंथ्रोपोजेनिक। देखो यहाँ पर सनस्पॉट, सोलर साइकिल, मीथेन का इमिशन होता है एनिमल से, नेचुरल फैक्टर है। मेट्रोराइट्स और फॉरेस्ट फायर्स की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। वोल्केनिक इरप्शन से, ओशन करंट से क्लाइमेट चेंज होता है। यहीं पर हमारा जो एंथ्रोपोजेनिक में हमारे इंडस्ट्रीज़, जो हम इंडस्ट्रीज़ का यूज़, इंडस्ट्रीज़ की वजह से GHG इमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और व्हीकल इमिशन बढ़ रहा है, GHG इमिशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट हो रहा है। तो यही बता रखा है हमें, ये कुछ फैक्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो हमें एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स वही चीज़ें बता रखी हैं। देखो ये हमारा डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये ऑयल स्पिलिंग और फॉसिल फ्यूल्स इमिशंस, इंडस्ट्रीज़, व्हीकल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, स्मोक डस्ट, ये सब हमें दे रखे हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारे, कैसे जो इमिशंस और पॉल्यूटेंट्स हैं वो अर्थ को वार्म कर रहे हैं,
गर्म कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने GHG दिया, रेडिएशंस थी, उधर ग्रीन हाउस गैस मतलब ऑब्जॉर्व हो गई, ग्रीन हाउस गैस ने रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करा, व्हीकल इमिशन हुआ, ठीक है, मतलब पेट्रोल बर्न हुआ तो CO2 का इमिशन होगा ऑब्वियसली, CFC है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिससे क्या हो रही है, ये सारी GHG इमिशन, यहाँ पर गैस बहुत सारी भर गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सनलाइट गैस जो है हमने देख लिया यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, जिससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, या तो रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर एरोजोल्स हो गए, एरोजोल्स या तो रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वहीं पर हमारी जो GHG गैस है एटमॉस्फेयर में, वो भी क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है सनलाइट को, जिससे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। बस यहीं पर हमें बताया हुआ है ये सब। उसके बाद यहाँ पर एरोजोल्स और क्लाइमेट बताए हुए हैं। एरोजोल्स हमें देखो फिर से बोलते हैं, छोटे से पार्टिकल्स जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं। अब ये कुछ ह्यूमन नेचुरल कॉजेज़ की वजह से पैदा होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ या फिर वोल्केनोज की वजह से। अब ये जो एरोजोल्स क्या करते हैं, या तो रिफ्लेक्ट करवाते हैं रेडिएशंस को, या फिर वापस स्पेस में भेज देते हैं, या तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर इनको इमिट कर देते हैं, और इस तरीके से ये एटमॉस्फेयर को वार्म कर रहे हैं। ये हमने देख लिया पहले से। ये नेचुरल कॉजेज से और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज से एरोजोल्स बने, छोटी छोटी पार्टिकल्स। वाटर कंडेंस्ड होता है इनके आसपास, मतलब एयर में होते हैं ये, जिसकी वजह से ब्लैक सूट होता है। जब हीट बनती है तो ब्लैक सूट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेज होती है ना, तो ये एयर को वार्म कर देते हैं। तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती है इनकी वजह से। तो अब हमें करना है सम वेरिएशंस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, कि मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे वेरिएशंस आती है टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स में। क्या होता है, चेंज है वो अफेक्ट करता है टेम्परेचर को और रेनफॉल पैटर्न्स को अलग अलग तरीके से अक्रॉस रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में। अब जो हमारी जो धरती होती है, ज़मीन होती है, वो ज़्यादा गर्म होता, वो ज़्यादा फास्टर होती है, ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा फास्टर होती है। मतलब जो आर्कटिक होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, फास्टली गर्म होता है, ठीक है। तो मतलब हमारी जो सिंपली बताया गया है कि हमारी जो धरती होती है वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है। फिर हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो हमें इम्पेक्ट, ऑलरेडी इम्पेक्ट कर रखा है उसने हमारी अर्थ के हर एक पार्ट पर। ये किसके द्वारा बोला गया है, पन्ना और झाई IPCC। अब बताया गया है कि जो फ्यूचर की वार्निंग्स दी गई हैं कि इसका इफेक्ट और ज़्यादा बुरा होगा फ्यूचर में। जब 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग होगी, ज़्यादा हीट वेव्स होंगी, ज़्यादा गर्मी के सीज़न चलेंगे, लंबे चलेंगे, और ठंडी के सीज़न क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अगर 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग होगी तो क्या हो जाएगा कि ज़्यादा हीट होगी और एग्रीकल्चर को हार्म करेगी और ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म करेगी। क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है चेंज करता है, मोर देन जस्ट टेम्परेचर चेंजेस। तो क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि टेम्परेचर भी चेंज करता है। फिर है हमारा कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम और विल्ड लाइफ, ठीक है। तो हमारी जो हैबिटेट्स होते हैं, हैबिटेट्स और माइग्रेशन होते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती हैं, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन पर अफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्या होता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाले या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी वाले, ऐसे इवेंट्स आने लग जाते हैं, जिससे सर्वाइवल रेट्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। कंजर्वेशन, मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ इसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनिमल स्पीसीज़ पर कुछ की इफेक्ट्स बताए गए, जैसे कि स्नेल्स के बारे में अगर हम जानें तो इनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। अब क्या हो रहा है कि इनके जो डोरमेंसी साइकिल है, उधर क्या हो रहा है कि मॉइस्चर लेवल जो है रिड्यूस होता जा रहा है, जिससे इनके लिए रहना डिफ़िकल्ट हो रहा है। फिर है पांडास जो है बैम्बू पर डिपेंड होते हैं, जो कि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहे हैं। ग्रीन टर्टल्स को टेम्परेचर जो है, जब टेम्परेचर चेंज करता है तो उनका जेंडर रेशियो, फीमेल टर्टल है, मेल टर्टल है, वो टेम्परेचर के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि गर्ल टर्टल होगा या फिर बॉय टर्टल होगा। तो इसमें इम्बैलेंस हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि एडिलाई पेंगुइन्स, ये क्या होता है कि ये जो है क्रिल्स पर रिलाई रहते हैं हमेशा, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। अब सैल्मन एंड ट्रॉट क्या होगा कि इनको कोल्ड वाटर स्पीसीज़ आई हैं, इनको कोल्ड वाटर में ही रहना होता है। ये क्या है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पानी गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये कुछ इफेक्ट्स बताए गए हैं क्लाइमेट चेंज के ऑन एनिमल्स। उसके बाद कुछ क्लाइमेट चेंज की कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे कि वाटर साइकिल चेंज होती जा रही है। वाटर साइकिल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या हो रहा है कि जो मोर सीवियर रेनफॉल, मतलब ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लडिंग हो रही है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, कई कुछ रीजन पर ड्रॉट्स आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा इतनी बारिश हो रही है कि फ्लड्स आ रहे हैं। अब कंट्रीज़ क्या है, पाकिस्तान जैसी, वियतनाम जैसी, बांग्लादेश जैसी, ये ऑलरेडी अफेक्टेड है किससे, क्लाइमेट चेंज से। ऑल्टर्ड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, क्या हो रहा है कि प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। मतलब ज़्यादा लैटिट्यूड्स हैं तो फिर ज़्यादा बारिश हो रही है। सब ट्रॉपिकल रीजन होगा
सूखा गर्म रीजन होगा तो वहाँ पर कम बारिश हो रही है। ठीक है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की जरूरत नहीं है वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर नहीं है। जैसे कि अगर हम जो ये सब ट्रॉपिकल का ऐसा होता है कि मतलब जो सूखा ड्राई रीजन, जो गर्म रीजन होता है वहाँ पर कम बारिश हो रही है। मॉनसून पैटर्न्स शिफ्ट होते जा रहे हैं और लोकल इकोसिस्टम को अफेक्ट हो रहा है। वहीं पर बताया गया कि जो सी लेवल है वो भी राइज कर रहा है, और कोस्टल मतलब सी लेवल और कोस्टल जो है राइज कर रहा है, उस पर इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। जैसे कि जो कोस्टल बहुत ही ज़्यादा कोस्टल फ्लडिंग हो रही है, मतलब जो जो जैसे कि रिवर के पास वाले एरिया में ज़्यादा फ्लडिंग होती है। इरोजन होता है 21st सेंचुरी से चलता है। स्मॉल आइलैंड्स हैं जैसे श्रीलंका है, टुवालू, मार्शल आइलैंड, ये रिस्क पर हैं। अब इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ जो हैं क्या कर रही हैं, फेस कर रही हैं, उनको जो लैंड लॉसेस हो रहे हैं और फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, कल्चरल थ्रेट्स हैं उनके लिए। इंडिजीनियस वहाँ की रहने वाली, इंडिजीनियस क्या होगा, वहाँ पे जो रहती है कम्युनिटी, उनके बारे में बताया गया कि उनको लैंड लॉस हो रहा है, फूड इनसिक्योरिटी और कल्चरल थ्रेट्स हो रहे हैं इसकी वजह से। अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर एक हम पढ़ेंगे एसिडिफिकेशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, वो वाला फिनोमेना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसिडिफिकेशन क्या होता है। एसिडिफिकेशन होता है कि ओशियन एब्जॉर्ब करता है, जब CO2 30% ऑफ CO2 एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। अब मैराइन लाइफ, वहाँ पे जो मैरीन लाइफ है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी शेल्स के लिए, शेल्स बनाने के लिए। जैसे कि ऑयस्टर्स होते हैं, कोरल्स होते हैं, सी ऑर्चिन्स होते हैं, इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, मैराइन लाइफ्स हैं जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है शेल्स को बनाने के लिए। अब वाटर जो है एसिडिक होता जा रहा है, जिससे फ़िश की जो एबिलिटी है वहाँ पर रहने की, प्रेडेटर्स को डिटेक्ट करने की, फूड चेन वहाँ की डिस्टर्ब हो रही है, एसिडिक वाटर, ठीक है, उनकी फ़िश की जो एबिलिटी है डिटेक्ट करने की वो भी कम होती जा रही है। ठीक है, ये हमें बताया हुआ है। अब ओशियन एसिडिफिकेशन कैसे होता है ये बता रखा है हमें। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या होता है ओशियन एसिडिफिकेशन में। जब 1800 था तो एसिडिटी रिड्यूस हुई थी, क्यों, सी वाटर जो है रिड्यूस्ड था, सॉरी कितना था, तो लो कंसनट्रेशन एटमॉस्फेरिक CO2 की कम कंसनट्रेशन थी उस टाइम पे, कार्बन डाइऑक्साइड कम था पर थोड़ा कम था। सी वाटर pH अब कितना हो गया, 8 से नीचे जा चुका है। मतलब हमें पता है ना, इतना तो आपको पता ही होगा कि जब हमारी जो 7 से ऊपर चला जाता है तो हमारा एसिडिक हो जाता है, सॉरी बेस बन जाता है, और 7 से नीचे नीचे हमारा एसिडिक रहता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर था तो यहाँ पर क्या है, एसिड रेट कम था, एसिडिटी ज़्यादा नहीं थी, कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कम था। बट यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से pH यहाँ पर लो हो गया, इसका मतलब एसिडिटी ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। मतलब जो नए नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनकी वजह से एसिडिटी बढ़ती जा रही है, ये बताया हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ पर दिया है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी आइस लॉस हो रहा है, ये हमें बताया गया है कैसे जो क्लाइमेट चेंज इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी आइस लॉस हो रहा है, जिससे जो पेर्माफ्रोस्ट थॉइंग, ग्लेशियर मेल्टिंग और आर्कटिक सी आइस लॉस हो रहा है। ठीक है, ये वर्सन होती जा रही है इनकी सिचुएशन। मैराइन हीट वेव्स और कोरल ब्लीचिंग थ्रेटन हो रहे हैं, मतलब जो वहाँ पे जो जानवर, मतलब जो जीव जंतु जो पानी में रहते हैं उनको हीट वेव्स का सामना करना पड़ रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है इकोसिस्टम को। ठीक है, ग्रेट बैरियर बन रहे हैं उनके लिए। उसके बाद है यहाँ पर कि अर्बन हीट आइलैंड, जो हीट आइलैंड्स हैं, जैसे कि जो ज़्यादा हीट की वजह से सिटीज़ को भी सफ़र करना पड़ रहा है, फ्लडिंग ज़्यादा हो रही है, कहीं पर जो है रेनफॉल अच्छे से नहीं हो रही है, कॉन्क्रीट सिचुएशन बन रही है। कॉन्क्रीट सिचुएशन की वजह से एयर कंडीशनिंग जो है रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से एरोसोल्स बन रहे हैं और हीट एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक और सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस, IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट है जिसने ये बताया, हमें प्रोवाइड करें डिटेल्ड रीजनल क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स, मतलब हर एरिया के डिटेल्ड क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स कैसे कैसे हैं वो। 77% कंट्रीज़ जो हैं वो पुअरर होती जा रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनकी कंडीशंस। ये किसके द्वारा बोला गया है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का डाटा दे रखा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का। फ्रेश वाटर जो है छोटे छोटे सप्लाई में एरियाज़ में मिल रहा है, जो कैपेसिटी टू वर्क लॉस होती जा रही है, लोग काम हीट की वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है कि डिसीज स्प्रेड हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसीलिए, और मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना की वजह से वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो रही है, और प्रोडक्टिविटी हार्वेस्ट की श्रिंक कर रही है, कम होती जा रही है। और कोस्टल एरियाज़ का जो द कोस्ट ऑफ अडेप्टिंग कोस्टल एरियाज़ टू राइजिंग सी लेवल्स, क्या हो रहा है कि कोस्टल एरियाज़ अडेप्ट कर रहे हैं, सी लेवल बढ़ता जा रहा है और रिलोकेशन हो रहा है, होल टाउन फिर से लोकेट करे जा रहे हैं सारे टाउन्स। इस तरीके से कुछ इम्पैक्ट्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के। ठीक है,
फिर हमारा क्लाइमेट चेंज का यहाँ पर डाटा हुआ है, वही चीज़ हमें यहाँ पर बताई हुई है। क्लाइमेट चेंज क्या है, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को, और स्पेशली जो लोअर और मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ हैं उनको। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक में डिसरप्शन हो रहा है और नेचुरल और सोशल सिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है वर्ल्ड वाइड। हीट वेव्स और ड्रॉट्स के बारे में बताया गया है कि जो क्रॉप, इनकी वजह से क्या हो रहा है, क्रॉप यील्ड्स कम हो रही हैं और प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। ट्रॉपिकल और टेम्परेट स्टॉर्म्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को जो है पॉवर्टी का सामना करना पड़ रहा है। अब जो फूड है वो सप्लाई हो रहा है, फूड सप्लाईज़ में, और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चेन को, सप्लाई चेन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो रहा है, स्पेशली जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो है ग्लोबल डेवलपमेंट धीरे हो रही है, ठीक है। और ह्यूमन हेल्थ पर भी उस पर भी हार्म हो रहा है, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ज़्यादा बुरी होती जा रही हैं। अब यहाँ पर हमें बताया कि वर्ल्ड बैंक की वार्निंग है कि 100 मिलियन से ज़्यादा जो पीपल्स हैं वो पॉवर्टी में जा सकते हैं, गिर सकते हैं बाय 2030, अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये हमारा ओवरऑल यूनिट प्लान था जो कि हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।